नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में इस वीडियो में बात करूंगा आपसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन, ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ, इसका मैंडेट, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसने क्या क्या अचीवमेंट्स की, इसकी मेंबरशिप किस तरीके से इवॉल्व हुई, फंडिंग कहाँ से मिलती है, WHO का इंडिया के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, WHO इंडिया के बीच में क्या स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज रही हैं, पास्ट एक्टिविटीज़ क्या रही हैं। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये यूनाइटेड नेशंस की, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को सेफगार्ड करती है। WHO का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, WHO का गवर्निंग स्ट्रक्चर्स, इसके प्रिंसिपल्स और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। WHO के कॉन्स्टिट्यूशन का अटेनमेंट बाय ऑल पीपल्स ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 6 सेमी ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिस हैं, 150 फील्ड ऑफिस हैं। और WHO अपने संविधान के थ्रू किस दिन स्टैब्लिश हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। चूंकि WHO अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 7 अप्रैल को स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है। पहली मीटिंग WHO के असेंबली की कब हुई, 24 जुलाई 1948 को। WHO जब बना तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्क्रैच से बना, बिल्कुल ही ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट हुआ। इससे पहले देखिए, आप कह सकते हो WHO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बना था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बना था लीग ऑफ नेशंस, और लीग ऑफ नेशंस के अंदर भी एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लीग ऑफ नेशंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे एसेट्स, उनके सारे हेल्थ पर्सनल्स, उनकी सारी ड्यूटीज को अडॉप्ट किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। साथ साथ ऑफिस इंटरनेशनली हाइजीन पब्लिक के भी सारी चीज़ों को और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के भी सारे प्रोविजंस को अडॉप्ट किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। वहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक डेलीगेट, फिर नॉर्वेजियन और ब्राजीलियन डेलीगेट्स ने मिलकर बातचीत की और कोशिश की कि एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली 1945 की यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में WHO को नहीं बनाया जा पाया। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे एल्गर हिस, उन्होंने बोला कि भैया कैसे ना कैसे करके हमको एक डिक्लेरेशन तो साइन कराना ही है जिसके थ्रू एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ को स्टैब्लिश किया जाए, एक ऐसी बॉडी को स्टैब्लिश किया जाए जो दुनिया भर में हेल्थ चैलेंजेस के साथ डील करेगी। और इसके लिए एग्रेसिव बेसिस पे लॉबिंग शुरू की गई। अलग अलग कंट्रीज को यह समझाने की कोशिश की गई कि नहीं भैया, इंटरनेशनल लेवल पे एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाना जरूरी है। और फाइनली इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस बनाने के बजाय वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस बनाने की बात की गई। देखिए, इंटरनेशनल शब्द और वर्ल्ड शब्द एक डिफरेंस दिखाता है। वर्ल्ड में ग्लोबल नेचर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया थी वो पोलराइजेशन से उभर रही थी, तो कहीं ना कहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत थी जो दुनिया को जोड़ सके, ना कि दुनिया को डिवाइड करे। इंटरनेशनल शब्द में वो एसेंस नहीं आ पाता जो एसेंस वर्ल्ड शब्द में आता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि एक ऐसी एजेंसी जो पूरी दुनिया की पब्लिक हेल्थ के लिए काम कर रही है, ना कि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की। तो फाइनली आप देखोगे जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनेगा 22 जुलाई 1946 को, तो 51 कंट्रीज इसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे और 10 और कंट्रीज, 51 कंट्रीज जो कि उस समय यूनाइटेड नेशंस की थी और 10 ऐसी कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशंस की नहीं थी वो भी इस पे साइन करेंगी। तो ये ऐसी पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी यूनाइटेड नेशंस की जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर ने हस्ताक्षर किए, सारे मेंबर्स ने इसको सब्सक्राइब किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका कब हुआ, 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे। ऐसा क्यों, देखिए जब भी जितने भी लोग, फॉर एग्जाम्पल एक होता है साइन करना, ट्रीटी को साइन करना, एक होता है ट्रीटी को रेटिफाई करना। पहले ट्रीटी को साइन किया जाता है और फिर ट्रीटी को रेटिफाई किया जाता है। तो मान लीजिए 50 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के और 50 मेंबर्स ने, यहां पे देखिए क्या बताया जा रहा है, 51 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, 51 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस साइन किया, 10 और ने किया। तो जब 51 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने साइन कर दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, उसके बाद रेटिफाई भी करना है कंट्रीज को। तो कम से कम जितनी कंट्रीज ने साइन किया है उसके चार्टर को, उसके कम से कम 50% अगर रेटिफाई करेंगी तो फॉर्मली वो ऑर्गेनाइजेशन प्ले में आ जाएगा। तो देखिए 7 अप्रैल 1948 को 26th मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने इसको साइन कर दिया, तो फॉर्मली 50% रेटिफिकेशन मिल गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन प्ले में आ गया। और इसीलिए 7 अप्रैल को फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे बोला जाता है। पहली मीटिंग हुई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 24 जुलाई 1948 को। $5 मिलियन का बजट रखा गया। पहले असेंबली के प्रेसिडेंट थे एंड्रीजा स्टैम्पार, जी ब्रॉक क्रिस्कॉम
डायरेक्टर जनरल बनाया गया WHO के। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। WHO जब शुरुआत में बना तो इसका काम था मलेरिया को रोकना, ट्यूबरक्लोसिस को रोकना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रोकना। और जो लोगो रखा गया WHO का वो था रॉड ऑफ एसेलेपाइस एज अ सिंबल ऑफ हीलिंग। ये दिख रही है आपको रॉड ऑफ एसेलेपाइस। मैंडेट क्या है? तो भैया मैंडेट आपके सामने लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन मैटर्स क्रिटिकल टू हेल्थ, शेपिंग द रिसर्च एजेंडा एंड स्टिमुलेटिंग द जनरेशन, ट्रांसलेशन, डिसेमिनेशन ऑफ बेटर नॉलेज, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, मॉनिटरिंग, प्रमोटिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन, आर्टिकुलेटिंग एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस। अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं आपके सामने, पूरा लिख रहा है। अब जितना रट पाओ रट लो, रटो तो मत ही दोस्तों, उसको समझ लो, क्योंकि रटने की एक लिमिट होती है। WHO में हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मिलते हैं, हर तरीके के एक्सपर्ट स्टाफ। हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 6 रीजनल ऑफिस हैं, 150 कंट्री ऑफिस हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। WHO के अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं आज तक? तो अचीवमेंट में सबसे पहला आता है 1978 का द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि कजाकिस्तान के अल्मा आटा शहर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ पे गोल रखा गया हेल्थ फॉर ऑल, और हेल्थ फॉर ऑल गोल WHO की सारी कंट्रीज को मानना था, एस्पायर करना था। जो मेजर इरेडिकेशन हुआ पहली डिजीज का वो था 1979 में, इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज थी जिसने मिलियंस को मारा था और उनको लंगड़ा लूला किया था। तो लेट 1970s में WHO का वन ऑफ द प्राउडेस्ट अचीवमेंट था ये। 1967 में WHO ने एक प्रोग्राम चलाया जिससे इस डेडली डिजीज को इरेडिकेट किया जा सके। 1979 तक स्मॉल पॉक्स नाम की इस इन्फेक्शियस डिजीज को इरेडिकेट किया जा चुका था। 1988 में WHO ने चलाया ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, और 1988 में जब इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया उसके बाद आप देखोगे 2006 आते आते 99% ऑफ द पोलियो केसेस को कम कर दिया गया था। यानी कि 1988 में सालाना 3.5 लाख केसेस आते थे दुनिया भर में, और 2006 तक 1956 केसेस ही आए दुनिया भर में। तो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव चलाया है जो WHO ने, और उसके साथ साथ उसको फॉलो करके दुनिया भर की कंट्रीज ने जो पोलियो इरेडिकेशन ड्राइव चलाई है इंक्लूडिंग इंडिया, उसके चलते 2 बिलियन चिल्ड्रन को, यानी 200 करोड़ चिल्ड्रन को इम्यूनाइज किया गया है। ठीक है ना? किसके द्वारा? 20 मिलियन वॉलंटियर्स और हेल्थ वर्कर्स के द्वारा, जिसके चलते आज की डेट में 5 मिलियन चिल्ड्रन पोलियो मुक्त हैं। वो बिल्कुल हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं, चल पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर ये इम्यूनाइजेशन ड्राइव नहीं चलाई जाती तो 5 मिलियन लोग जो कि आज नॉर्मली चल पा रहे हैं, हो सकता है कि वो अपंग होते, पैरालाइज होते। फिर 2003 का WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, फिर 2003 का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, 2005 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की गाइडलाइन को रिवाइज किया, 2004 में एडॉप्शन ऑफ द ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन डाइट, फिजिकल हेल्थ एंड एक्टिविटी। ये WHO के बड़े अचीवमेंट्स है दोस्तों, जितने याद रख सको याद रखो। अभी के लिए WHO की मेंबरशिप की बात करिए तो 194 मेंबर स्टेट्स हैं WHO के, और WHO की जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी 194 मेंबर स्टेट्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड को चुनती है जिसमें 34 हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं, दुनिया भर का रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें। WHO हर साल मिलती है, ठीक है, और अपने एजेंडा को डिसाइड करती है। ये 5 साल के लिए अपने डायरेक्टर जनरल को भी चुनते हैं। अभी के जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो है टेड्रोस एडहानोम, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर है। ये इथियोपिया के 5 साल का टर्म शुरू किया इन्होंने 1 जुलाई 2017 को। रिसेंटली टेड्रोस एडहानोम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कोरोना वायरस की हैंडलिंग को लेके। कहीं ना कहीं टेड्रोस एडहानोम को बोला गया कि इन्होंने चाइना की गलतियों को दबाया, चाइना द्वारा फैलाया गया कोरोना वायरस को सही समय पर लोगों को नहीं बताया। बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसाइज किया गया टेड्रोस एडहानोम को, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में भी रहे थे। WHO की फंडिंग की बात की जाए तो भैया फंडिंग मेंबर स्टेट से आती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से आती है, मतलब जिसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है, धीरू भाई अंबानी फाउंडेशन, ये भी देता है कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा। तो भैया WHO को 2 तरीके की फंडिंग मिलती है, एक तो असेस्ड फंडिंग, एक वॉलंटरी फंडिंग। जो भी WHO के मेंबर्स हैं वो अपनी GDP पर कैपिटा के हिसाब से कुछ पैसा WHO में देंगे। ये तो हो गया असेस्ड कंट्रीब्यूशन की, GDP पर कैपिटा के हिसाब से आपके ऊपर एक कंपल्शन है कि आप कुछ पैसा तो WHO को दोगे ही दोगे। दूसरा, कंट्रीज अपने मर्जी से भी मतलब वॉलंटरी फंडिंग भी दे सकते हैं। तो USA बहुत वॉलंटरी फंडिंग देता था WHO को। अमेरिका के फिलेंथ्रोपिस्ट हैं बिल गेट्स, उनका एक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वो भी बहुत बड़ा वो कह सकते हो आप हिस्सा देता था फंडिंग का WHO को। तो आप देखिए $5.6 बिलियन का बजट था 2018-19 में WHO का, जिसमें से US ने 15.9% दिया है।
अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स ने 9.4% दिया है। यूरोपियन यूनियन उसके मेंबर स्टेट्स ने 11% दिया है। चाइना ने केवल 0.2% दिया है। WHO यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है। इंडिया WHO के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब बना? 12 जनवरी 1948 को। पहला सेशन WHO रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया का कब हुआ? 4 से 5 अक्टूबर 1948 को। किसके ऑफिस में? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऑफिस में। इनॉग्रेट किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इंडिया WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन का मेंबर है। मतलब WHO में जो मेंबरशिप है वो रीजन के हिसाब से बटाई हुई है। और WHO ने साउथ ईस्ट एशिया रीजन में कौन पार्टनरशिप करता है WHO के साथ? इंडिया पार्टनरशिप करता है। रीजनल ऑफिस जो है साउथ ईस्ट एशिया का वो कहाँ पे? दिल्ली में है। WHO के रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया कौन है? डॉक्टर रॉड्रिगो एच ऑफ्रिन। WHO का कंट्री ऑफिस इंडिया में कहाँ पे? दिल्ली में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। WHO की और इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज 4 हैं। अब मैं आपको इनकी हेडिंग बता देता हूं, नीचे के पॉइंट्स आप खुद ही पढ़ लीजिए क्योंकि सब बोल बच्चन टाइप के पॉइंट्स हैं। पहली स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन UHCN यूनिवर्सल हेल्थ केयर। यूनिवर्सल हेल्थ केयर को ले आने के लिए इंडियन आयुष्मान भारत लेके आ रहा है। हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। हेल्थ सेक्टर का परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा WHO समय समय पे। इम्यूनाइजेशन किस तरीके से दिया जा रहा है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को कितना ध्यान रखा जा रहा है, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, इन सबको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, वेक्टर एंड डिजीज, इन सब चीज़ों को कैसे क्लियर किया जा रहा है। फिर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी 2 में प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस बाय एड्रेसिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मतलब किस वजह से आपको बीमारियां हो रही हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनवायरमेंटल हेल्थ, एयर पोल्यूशन की वजह से कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, सुसाइड की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है, हेल्थ प्रमोशन, मेंटल हेल्थ प्रमोशन खासकर, क्योंकि मेंटल हेल्थ खराब होती है तभी आदमी सुसाइड करता है, न्यूट्रिशन फॉर सेफ्टी, रोड्स एक्सीडेंट से कितने लोगों की मौत हो रही है, टोबैको कंट्रोल, टोबैको खाने की वजह से कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी 2 जिसको प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस बाय एड्रेसिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अंदर कवर किया गया। फिर भैया प्रायोरिटी 3 बेटर प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन अगेंस्ट हेल्थ इमरजेंसीज। अभी अगेंस्ट हेल्थ इमरजेंसी में बहुत सी चीजें आ गई दोस्तों। पैंडेमिक का पूरा जो हैंडलिंग है वो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी 3 में आ जाएगा। डिजीज का सर्वेलेंस करना, इस बात को इंश्योर करना कि डिजीज का आउटब्रेक ना हो जाए, और मान लीजिए आउटब्रेक हो जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना। इसमें IHIP का भी इन्वॉल्वमेंट है, यानी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का भी रोल है। ठीक है, हर प्रकार की इमरजेंसी के लिए हमें तैयार रहना है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकना है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब कि हमने जब किसी माइक्रोब के अगेंस्ट इम्यूनिटी हासिल की, अभी हमारी इम्यूनिटी के अगेंस्ट अगर वो माइक्रोब इम्यूनिटी हासिल कर लेना तो भैया हम अपने आप को उस माइक्रोब से बचा नहीं पाएंगे। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर एक वॉच रखना। फिर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी 4 इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप को हेल्थ में आगे लेके जाना। तो वो कैसे जाएगी, तो इंडिया मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, खासकर दुनिया भर की जो वैक्सीन है वो इंडिया में बनती है। वो अलग बात है कि इस वैक्सीन के लिए बल्क ड्रग इंडिया चाइना से मंगवाता है, बट ठीक है, वैक्सीन मैन्युफैक्चर हमारे यहाँ हो रही है। फिर भैया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी, ये क्या है, is expected to bring rapid and significant changes to India's health sector and to improve access to quality healthcare, especially to vulnerable and underserved populations। देखिए, कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि WHO दुनिया भर की कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन करता है। तो एक WHO और इंडिया का भी कोऑपरेशन है, जिसको आप बोल सकते हो WHO इंडिया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें WHO की एक्सपर्टाइज का प्रयोग करके हम अपने देश के वल्नरेबल और अंडरसर्व्ड पॉपुलेशंस को बचा सकते हैं। WHO का इंडिया में इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो स्मॉल पॉक्स जो कि खतरनाक बीमारी थी, 1967 में दुनिया भर के 65% केसेस स्मॉल पॉक्स के इंडिया में आ रहे थे। लगभग 26,225 लोगों की जानें गई थी, काफ़ी हालत ख़राब थी। 1967 में WHO ने इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया और फाइनली स्मॉल पॉक्स को इंडिया से 1977 में इरेडिकेट कर दिया गया। ये WHO की मदद से ही पॉसिबल था। पोलियो की खिलाफ जंग हम लोगों ने WHO के 1988 ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव के साथ की, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने भी पैसा देके सपोर्ट किया। फाइनली पोलियो कैंपेन 2012 तक चलाया गया इंडिया में। 1988 से लेकर 2012 तक पोलियो पे काफी हद तक इंडिया कंट्रोल कर चुका था, बट पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हुआ था। 1912 में इंडियन गवर्नमेंट ने यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के साथ मिलकर अंडर 5 के जो बच्चे हैं उनका पोलियो वैक्सीनेशन मैसिव स्केल पे शुरू किया। और फाइनली इन सब एफर्ट्स के चलते 2014 में इंडिया को लिस्ट ऑफ एंडेमिक कंट्रीज ऑफ पोलियो की लिस्ट से हटा दिया गया, यानी ऑलमोस्ट इंडिया ने पोलियो को एलिमिनेट कर दिया था।
उसके बाद एक दो छुटकर मुटकर केसेस आए हैं, बट कहीं ना कहीं पोलियो पे हम लोग जंग जीत चुके हैं। फिर यहाँ पे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, WHO ने कोविड-19 के अगेंस्ट क्या किया। WHO को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है कोविड-19 को लेके। इनके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बट फिर भी कहीं ना कहीं WHO ने कोविड-19 के दौरान भी मदद की है, हेल्प की है। तो पहली चीज जो WHO ने की है, हेल्पिंग कंट्रीज टू प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड। दूसरा, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, बस्टिंग डेंजरस मिथ्स। तीसरा, इंश्योरिंग वाइटल सप्लाईज रीच फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स। चौथा, ट्रेनिंग एंड मोबिलाइजिंग हेल्थ वर्कर्स। ट्रेनिंग एंड मोबिलाइजेशन हेल्थ वर्कर्स में WHO का एक नेटवर्क इन्वॉल्व था जिसका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क, GOARN। इस नेटवर्क का अगर नाम याद रहे और कोविड-19 की हैंडलिंग में अगर आप इस चीज़ को कोड कर सकें तो आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो इसको मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो सर्च फॉर अ वैक्सीन, ये भी WHO का इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों। देखिए, WHO की कोरोना हैंडलिंग को मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। अच्छे पॉइंट्स मैंने ये 4 PPTs जो भी आपके सामने निकली है, 5 PPTs, उसमें कवर कर ही रखा है। जो क्रिटिसाइजमेंट हुआ है WHO का कोरोना वायरस के हैंडलिंग को लेकर, उसके ऊपर मैंने कई वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। एक्चुअली मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ जब मैंने इन टॉपिक्स को एडिटोरियल एनालिसिस में डिस्कस किया है। तो एडिटोरियल एनालिसिस अगर आप देख रहे होंगे तो इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता रखा है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ कंसर्न्स एंड WHO। अभी के लिए वर्ल्ड हेल्थ के सामने और WHO के सामने क्या क्या कंसर्न्स हैं। सबसे पहला, एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। आप देखिए, 10 में से 9 लोग गंदी हवा में सांस लेते हैं। खासकर ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्यूट है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट डिजीजेस, ये दुनिया भर की 70% डेथ्स को कॉज कर रही हैं। हर साल दुनिया भर में 41 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इन बीमारियों से मर रहे हैं, जो कि WHO के सामने एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। देखिए, इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे स्ट्रेन्स दुनिया भर में घूम रहे हैं और WHO इनको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा है। कोई भी स्ट्रेन कभी भी एक पैंडेमिक में बदल सकता है, इसलिए WHO का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। फिर फ्रेजाइल एंड वल्नरेबल सिटीज। इंडिया जैसे देश या फिर आप कह लीजिए अफ्रीका के बहुत सारे देश जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वल्नरेबल है, फ्रेजाइल है। लगभग 160 करोड़ लोग हैं ऐसे दुनिया में, अराउंड 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे ड्रॉट है, फैमिन है, कॉन्फ्लिक्ट है, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट है और वहाँ पे हेल्थ की बेसिक सर्विसेज उनको नहीं मिल पाती। फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आज की डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के उभर रहा है, यानी बैक्टीरिया, पैरासिट्स, फंगी और वायरसेस, उनके खिलाफ हमने दवाइयाँ बना रखी हैं। अब ये दवाइयाँ इन बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगी और वायरसेस को मार देती हैं, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया इस मेडिसिन के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लें तो भैया निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां ही सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी हमको। उसके अगर आप बात करिए एबोला एंड अदर हाइट पैथोजेंस, 2018 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एबोला के 2 अलग अलग प्रकार के आउटब्रेक्स देखने को नजर आए। कहीं ना कहीं WHO उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाया शुरुआत में, बाद में उनको हैंडल कर लिया गया। और दुनिया भर की जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो बहुत वीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर वो हेल्थ केयर होता है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यानी कि हमारे देश इंडिया में भी अगर आप किसी एक गांव में जाएंगे तो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होगा। उस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है। वहाँ पे बेसिक इलाज के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मान लीजिए वहाँ पे आपका इलाज सक्सेसफुल नहीं हो पाता, दवा काम नहीं करती, तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बहुत वीक है इंडिया में। फिर वैक्सीन हेजिटेंसी, मतलब कि अब इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम चलते हैं दुनिया भर में, जब लोग अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस के चलते और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के चलते इम्यूनाइजेशन को लेने से मना कर दें, वैक्सीन को लेने से मना कर दें, तो बीमारी तो फैलेगी ही। तो लोगों को इस बात के लिए कन्विंस कर पाना कि हाँ भाई ये वैक्सीन आपके काम की, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। फिर डेंगू, HIV, ये भी बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि चैलेंजेस बन के खड़े हैं WHO के सामने दोस्तों। फिर WHO के काम करने के तरीके के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। WHO को जो फंडिंग मिलती है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कंसिस्टेंट नहीं है। जो मेजर पार्ट है WHO के फंडिंग का वो वॉलंटरी है। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स जैसे फाउंडेशन उनको फंडिंग देते हैं, US फंडिंग देता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने US की इनकी WHO की फंडिंग रोक दी थी। मोस्ट प्रॉब्ली जो बाइडेन WHO की फंडिंग फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह है कि जो WHO की फंडिंग है वो कंसिस्टेंट नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। और जो फंडिंग दे रहा है वॉलंटरी बेसिस पे,
वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए देगा, यानी अगर वो WHO को वॉलंटियर बेसिस पे फंडिंग देगा तो वो बोलेगा कि आप इस फंडिंग का इस पर्टिकुलर फील्ड में इस्तेमाल करिए, जिससे WHO की जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है वो इफेक्ट होती है। कहीं ना कहीं वेस्ट अफ्रीका में जब 2014 में इबोला का एपिडेमिक फैला था, उस समय पे WHO के रोल पे सवाल उठाए गए और कोरोना वायरस के दौरान भी उठाए गए। तो कहीं ना कहीं WHO के सामने चैलेंजेस भी हैं, WHO ने काम भी बहुत अच्छा किया है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। गुड बाय।